हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अस्के स्टडी ग्रो पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। आज हम उन सभी युद्धों को एक साथ एक स्थान पर कवर करेंगे। तो अब हम समय नहीं घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो युद्ध है वो है दशरथ्य का युद्ध। और जो ये युद्ध है ये कब हुआ और किन के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, तो इसकी बात करें तो जो दशरथ्य युग है, युद्ध जो है ये, इस युद्ध की बात करें तो ये राजा सुदास और 10 राजाओं के सुदास व 10 अन्य राजाओं के साथ किस नदी पर? परोशनी नदी पर। परोशनी नदी का जो वर्तमान नाम है ये क्या है? इस नदी का वर्तमान नाम क्या है भाई? रावी नदी। रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो 7वें मंडल से ऋग्वेद के मिलता है। बात करेंगे अगले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं कि अगला युद्ध इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो अगला युद्ध है हाइडेस्पिसिस का युद्ध। और ये जो युद्ध है ये कब लड़ा गया और किन के मध्य लड़ा गया? तो ये समय है 326 ईसा पूर्व का। और बात करेंगे ये किन के मध्य? तो सिकंदर और पंजाब के राजा थे कौन? राजा पोर्स के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई? सिकंदर की विजय हुई। और ये झेलम नदी के, और झेलम नदी जो कि इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ये इसका पहले ये हाइडेस्पिसिस नदी भी कहते हैं। इस नदी के किनारे ये लड़ा गया। बात करते हैं वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और इस युद्ध के बाद जो परिणाम निकला वो भारतीय जो उपमहाद्वीप है इस पर यूनानियों के विचार, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ा इस युद्ध के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और अगले युद्ध की बात करें। अगला युद्ध कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। और कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। आप सभी जानते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में कि ये किन के बीच? तो सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इस समय कलिंग के जो राजा थे वो खारवेल थे। बात करते हैं इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ। और इस रक्तपात को देख करके जो सम्राट अशोक थे इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इनका जो विवरण है घटनाओं के, इनके बारे में बात करते हैं कि जैसे 269 ईसा पूर्व में जो सम्राट अशोक थे इन्होंने विस्तार की योजना बनाने का निर्णय लिया। और कलिंग जो कि एक व्यापारिक जब व्यापार होता था मौर्य साम्राज्य का, तो उसके अंदर बीच में पड़ता था। तो इसने विस्तार करने की सोची और कलिंग को अपने अधीन करने की सोची, क्योंकि कलिंग उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। बात करेंगे कि 265 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करनी कलिंग ने भी स्टार्ट कर दी। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का क्या हो गया भाई? प्रारंभ हो गया। और ये कहाँ था? अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये आधुनिक उड़ीसा के जो धौली और गंगा नदी के आसपास लड़ा गया। बात करेंगे इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग घायल हुए, मारे भी गए। और इस युद्ध के बाद में इसको देख करके जब युद्ध समाप्ति के बाद जब युद्ध स्थल पर गए सम्राट अशोक, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रक्तपात देखा। और रक्तपात देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। और इन्होंने अब क्या भाई जो रक्तपात की नीति को छोड़ दिया इन्होंने। आगे देखते हैं कि 260 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म प्रचार मतलब बौद्ध धर्म की एक शाखा धम्म प्रचार का इन्होंने क्या कर दिया? प्रचार शुरू किया। और हिंसा को त्याग दिया। बात करते हैं अहिंसा के मार्ग पर आगे अशोक ने 259 ईसा पूर्व से लेकर के 255 ईसा पूर्व में ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या की? महापात्रों की नियुक्ति की। और इसके जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी, इन्होंने इनको कहाँ भेजा भाई? श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बात करते हैं युद्ध की जानकारी और अशोक के हृदय परिवर्तन का हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो उल्लेख हमें अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे हमें इसका वर्णन मिलता है इस युद्ध के बारे में और इनके हृदय परिवर्तन के बारे में। इससे इम्पोर्टेंट बातें कुछ कि अशोक शतम जो है, जो हमारा राष्ट्रीय
प्रतीक है, इनको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इससे संबंधित कुछ बात करें कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो ये आकृति बनी हुई है, जो आकृति बनी हुई है, बात करेंगे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं आकृति, एक तो है सांड की, एक है यहाँ पर घोड़े की, एक है यहाँ पर शेर की, एक है घोड़े की, एक है सांड की, एक है शेर की, एक है हाथी की। इस पर अब बात करते हैं कि ये किसके प्रतीक हैं। जो हाथी है इस पर बात करते हैं कि जो ये हाथी है, अगले पेज पर चलते हैं, एक स्थान पर लिखते हैं कि हाथी जो है, ये हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। और बात करेंगे कि सांड की, सांड किसका प्रतीक है। इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो सांड जो बुद्ध की राशि है, बुद्ध की राशि कौन सी? वृषभ। वृषभ को दर्शाता है। इसके अलावा बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि जो घोड़ा है, घोड़ा किसका प्रतीक है। तो जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक है भाई? बुद्ध के जो घर छोड़ने का, किसके? बुद्ध के घर छोड़ने, घर छोड़ने का प्रतीक है। इसके अलावा बात करें शेर, शेर किसका प्रतीक है? तो आत्मज्ञान, बुद्ध के आत्मज्ञान व शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बात करेंगे अगला युद्ध कौन सा है। तो अगला जो युद्ध है वो है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई? 712 ईस्वी के अंतर्गत। और किसके बीच में? मोहम्मद कासिफ ने अरबों की सत्ता स्थापित की। कहाँ में? सिंध में। इसमें सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था इसमें राजा दाहिर। दाहिर जो था वो अंतिम हिंदू राजा अंतिम राजा था। कहाँ का? सिंध का। और ये अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका जो राजा दाहिर है, इनका शासनकाल कब रहा? तो 679 से लेकर के 712 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और ये भारतीय महाद्वीप में एक महान व्यक्ति हुए। बात करते हैं जो ये सिंध की लड़ाई है, इस लड़ाई को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि सिंध की विजय या अरौर की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो राजा दाहिर था, राजा दाहिर क्या हुआ भाई? पराजित हुआ। राजा दाहिर क्या हुआ? पराजित हुआ। और मोहम्मद कासिम क्या हुआ? विजय हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और युद्ध देखते हैं। अगले युद्ध कौन से हैं? तो उनकी बात करें तो जो अगले युद्ध हैं वो हैं, अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध जो है वो है तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये किन किन के बीच हुआ? तो इसकी बात करें तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। और कब हुआ? 1191 ईस्वी को हुआ। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये भी 1192 ईस्वी में हुआ। ये किन किन के बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। जिसमें पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ भाई? पराजित हुआ।
बात करते हैं इस युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी और इनके घोड़े का नाम था नाट्यारम। बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री कौन थे। इनके प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो इनके प्रधानमंत्री थे कदम्बास, या इनका कहीं कहीं नाम कैनवास भी मिलता है, केमास भी मिलता है, तो केमास। और इनके जो सेनाध्यक्ष थे, सेनाध्यक्ष वो कौन थे, तो सेनाध्यक्ष थे इनका भुवनमल। कौन थे भाई, भुवनमल। भुवनमल थे। बात करते हैं इनके जो कवि हुए वो आपको पता है चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसके अलावा इनके जो जैनक भट्ट हैं, जैनक भट्ट अलग अलग इनके बागेश्वर हैं, इनके दरबार में कवि भी थे। और इनको एक नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अगले युद्ध की बात करते हैं तो अगला युद्ध चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया, 1194 ईस्वी को। और किन के बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा कौन थे, तो जयचंद के बीच में लड़ा गया। और जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया, तो जयचंद इस युद्ध में पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बात करते हैं अगले युद्ध की। बात करते हैं, बात करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। क्या हुआ भाई, इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। बात करते हैं और मारा भी गया। बात करते हैं अगले युद्ध की, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने क्या किया भी, राणा सांगा को पराजित किया। और यहीं से मुगल सत्ता भारत में स्थापित हुई। मुगल सत्ता जो भारत में स्थापित हुई वो बाबर ने 1527 में राणा सांगा को हरा करके की। बात करते हैं घाघरा युद्ध। घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया और किन के बीच, बाबर ने किसको हराया भाई, अफगानों को हराया। ये घाघरा का युद्ध है कब, 1529 ईस्वी में। बाबर ने एक चंदेरी का युद्ध भी लड़ा, जो कि इन्होंने मेदनी राय को हराया। बात करते हैं अगले युद्ध पर बात चलते हैं और अगला युद्ध कौन सा है उनके बारे में भी बातचीत करते हैं। बात करेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 1539 ईस्वी को लड़ा गया। और किन के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो हुमायूं बैठा। बात करते हैं अगले युद्ध कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध। और यह कब लड़ा गया, 1540 ईस्वी में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भी हुमायूं को क्या हुआ भाई, पराजित होना पड़ा और भारत छोड़ने को क्या हुआ, मजबूर हो गया। और जो शेरशाह सूरी हैं, शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड के जनक माने जाते हैं। कौन, शेरशाह सूरी। आपको पता है राजस्थान के अंतर्गत भी शेरशाह सूरी और जो जोधपुर के महाराजा थे मालदेव, उनके बीच भी युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंतर्गत जो शेरशाह सूरी था, उन्होंने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल बादशाह खो देता। तो आगे बढ़ते हैं, अगले युद्ध पर बात करते हैं, पानीपत का युद्ध। और पानीपत के युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ, हेमू और अकबर के बीच हुआ 1556 ईस्वी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगले युद्ध की बात करते हैं कि अगला युद्ध हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, 1565 ईस्वी में। ये युद्ध
बहुत बार एग्जामों के अंतर्गत आता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध के अन्य भी नाम हैं। उपनाम की मैं बात करूं, उपनाम तो अगले पेज पर थोड़ा सा चलते हैं। उपनाम इसके हैं कि इसी को कहते हैं बनी, इसी युद्ध को कहते हैं बनी हड्डी का युद्ध, या फिर इसी युद्ध को कहते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि विजयनगर जो है, विजयनगर, ये विजयनगर है, इसकी स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में स्थापना। और किसके द्वारा की गई भाई स्थापना इसकी? तो इसकी स्थापना की गई दो भाइयों के द्वारा। एक का नाम था हरिहर व बुक्का के द्वारा। बात करते हैं इसमें एक राजा हुआ जो कि किस वंश, प्रतापी शासक हुआ, जिसका बाबर ने भी अपनी जो पुस्तक थी बाबरनामा उसमें जिक्र किया गया है। बात करते हैं वो हुआ तुल्लो वंश का। किसका भी? तुल्लो वंश का, तुल्लु वंश का, जिनका नाम था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय और कृष्ण जो देव राय है, इनका जिक्र है बाबरनामा में। बाबरनामा में इनका जिक्र है। और बाबर ने सबसे प्रतापी शासक बताया इनको। भारत का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक किसको बताया है बाबर ने? तो उस समय का कृष्ण देव राय को बताया है। कृष्ण जो देव राय है, इनके दरबार में क्या थे भाई? अष्टदिग्गज रहते थे। जिस प्रकार से जो अकबर था, नवरत्न थे उनके दरबार में, तो इसी प्रकार अष्टदिग्गज मंडली थी किनके दरबार में? तो अष्टदिग्गज मंडली जो थी वो कृष्ण देव राय के दरबार में थी। आगे बढ़ते हैं और अगले युद्ध की बात करते हैं। ये अगला युद्ध कौन सा है? तो अगले युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया भाई? हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1556 ईस्वी को। अब बात करते हैं किस किस के बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। कुछ विद्वान मानते हैं राणा प्रताप की हार हुई, कुछ विद्वान इसको अनिर्णायक युद्ध भी मानते हैं। बात करते हैं अगले युद्ध पर। और अगले युद्ध पर बात करें तो अगला युद्ध है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध बात करें कब हुआ? 1757 ईस्वी को। एक महत्वपूर्ण युद्ध जो कि एसएससी, रेलवे आदि एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये हर एग्जाम में आते ही आते हैं। बात करेंगे कि ये किन के बीच में लड़ा गया? तो ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। और भारत में ये अंग्रेजी शासन की क्या पड़ी भी? नींव पड़ी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी? तो प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले युद्ध पर बात करते हैं। तो वाणिवास का युद्ध, वाणिवास की बात करेंगे कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ? ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से अब स्थापित हो चुकी है। बात करेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। और पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया भाई। ठीक है, इसमें ये गलत दे रखा है। ठीक है, गलती होगी टाइपराइटर से। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट युद्ध पर बात करते हैं कि नेक्स्ट युद्ध कौन कौन सा है। हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? बाबर और
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और बात करते हैं दूसरा युद्ध हमने देखा किन किन के बीच में लड़ा गया, तो दूसरा युद्ध जो है पानीपत का अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। तीसरा हमने पानीपत का युद्ध देखा किन के बीच में लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट युद्ध पर बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि बक्सर और प्लासी का युद्ध जो है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप बात करेंगे कि प्लासी का हमने युद्ध देखा 1757 ईस्वी के अंतर्गत हुआ, और उसके बाद में अंग्रेजी नींव पड़ी भारत के अंतर्गत। अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया। और बात करते हैं किन के बीच में, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की एक संयुक्त सेना थी, उनके बीच में, तो अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई। अब बात करते हैं मैसूर के कुछ युद्ध, और इन मैसूर के युद्धों को हम एक साथ देखते हैं। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं, तो बात करेंगे कि मैसूर के युद्ध की बात करेंगे। तो मैसूर के युद्ध हम एक साथ 4 युद्ध हुए मैसूर के, तो उनकी बात करेंगे। तो मैसूर का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया भाई, 1767 से लेकर के 1769 के बीच में लड़ा गया। बात करते हैं किन के बीच में लड़ा गया, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई प्रथम मैसूर युद्ध के अंतर्गत। मैसूर जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है। बात करेंगे द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला, और इसकी बात करते हैं हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में एक बार फिर युद्ध हुआ। ये अनिर्णित युद्ध रहा, क्योंकि इसके अंदर भी संधि करनी पड़ी। बात करते हैं तीसरे युद्ध के बारे में, तो तीसरा युद्ध जो लड़ा गया वो 1790 ईस्वी के अंदर लड़ा गया, और ये लड़ा गया टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के थे। बात करते हैं टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई, ये एक संधि के तहत समाप्त हुआ ये युद्ध। बात करते हैं चतुर्थ युद्ध की, तो मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी के अंदर हुआ, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का क्या हो गया भाई, पतन हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो टीपू सुल्तान हैं उनकी जयंती भी मनाई जाती है भारत के अंदर, वो कब मनाई जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे अगले युद्ध के बारे में। अगले युद्ध पर बात करेंगे, तो अगला युद्ध कौन सा है, तो अगले युद्ध भी बात कर रहे हैं। अगला युद्ध है चिलियन वाला युद्ध, और चिलियन वाला युद्ध कब लड़ा गया, तो 1849 ईस्वी में। किन के बीच में हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की क्या हुई भाई, हार हुई। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध जो कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, और कब हुआ, 1962 के अंतर्गत हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि एक पंचित समझौता हुआ था चीन के साथ में, वो कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ। बात करते हैं चीनी सेना द्वारा भारत के क्षेत्र पर आक्रमण हुआ तो कुछ दिनों बाद ये क्या हुआ, कुछ दिनों तक युद्ध चला और एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत अपनी कुछ हिस्सा भारत को छोड़ना पड़ा। बात करते हैं अगले युद्ध पर, और भारत पाक युद्ध हुआ 1965 के अंदर हुआ। इसमें बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में क्या हुई, पाकिस्तान की हार हुई, और भारत ने एक समझौता हुआ जिसको जाना जाता है शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट युद्ध की तरफ, और नेक्स्ट युद्ध कब लड़ा गया, भारत और पाक के बीच में 1971 में लड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री आपको पता ही है इंदिरा गांधी थी, और इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश बना। बात करते हैं अगले युद्ध पर, और अगला युद्ध 1999 के अंदर लड़ा गया, और इसका क्या कारण था, क्यों हुआ ये युद्ध, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा और कारगिल क्षेत्रों में जो पाकिस्तानी घुसपैठ लगातार हो रही थी, इस युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारत की जीत हुई। तो हम अगले पेज पर चलते हैं और अगले नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।